एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। मैं आज आपको पढ़ाऊँगी हमारे अतीत क्लास 6 के इतिहास। इसमें पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम। ये दिया हुआ है क्या, कब और कहाँ, क्या, कब, कहाँ और कैसे। चैप्टर फर्स्ट दे रखा है आपको। इसमें हम शुरू से पढ़ेंगे। इसमें लिखा है रसीदा का सवाल। रसीदा बेटी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि कितने वर्ष पहले क्या हुआ था। ये आपकी इतिहास हिस्ट्री है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि इसमें थ्योरी में क्या क्या दे रखा है और पढ़ेंगे। इसमें दिया है कैसे पता लगाइए। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस अध्ययन में सहमति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। इसमें बताया कैसे पता लगा, मतलब कुछ इतिहास का मतलब पुरानी जो बहुत सालों पुरानी जो अतीत होता है उसके बारे में जानना। तो अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, मतलब क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, राशासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। इसमें दिया है लोग कहाँ रहते थे, मतलब पहले के लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र फर्स्ट प्रश्न सेकंड में नर्मदा नदी का पता लगा। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों को विशाल संपदा के परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल में अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों को आकृत भी करते थे, मतलब नर्मदा नदी पर मतलब लोग रहते थे वहाँ पे। फल फ्रूट और जंगल में उत्पाद जो होते थे उनको इकट्ठा करते थे, है ना। आगे दिया हुआ है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान की किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। मतलब आपको ये मानचित्र दे रखा है नीचे, उसमें पता लगाना है कि कौन सी जगह कहाँ दे रखी है, ठीक है। और इसके आगे हम पढ़ेंगे कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों से सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों का उत्पादन आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। वे लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गोरों तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि विकास हुआ। जहां सबसे पहले चावल पाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। मतलब चावल कहाँ पाया गया था, विंध्य के उत्तर में, ठीक है। इसमें बताया गया इस पैराग्राफ में कि जब लगभग 8000 पहले जो पूर्व स्त्री पुरुष थे वहाँ गेहूँ और फसलों का उपार्जन शुरू कर दिया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गांव बैलों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था, जो लोग गांव में रहते थे। आगे दिया है आपको पीछे मानचित्र दिया था अभी, उसमें मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियों उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फल फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो मतलब ये सहायक नदी कहते हैं उनको। वो नदी एक बड़ी नदी से मिल जाती हैं और वह नदी कब शुरू हुई थी, 4700 पूर्व पहले। और गंगा इसकी सहायक नदी के किनारे समुद्री तट के इलाके पर
इसका 2500 वर्ष पहले विकास हुआ था। गंगा न तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ, मतलब पीछे मानचित्र दिया है उसमें पता लगाना है, ठीक है। तो अब आगे दिया है कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में से भी कई राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपद्वीप के एक हिस्से के दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यहाँ जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाओं दूसरे क्षेत्रों का विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। मतलब पहले के जो इतिहास में लोग थे वो अपने काम के लिए एक से दूसरी जगह जाया करते थे। कुछ सैनिक वगैरह थे, वो भी उनको भी दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावास की यात्रा भी करते थे। मतलब पहले के लोग क्या करते थे कि बहुत नई नई जगह होती थी, उनकी कुछ खोज करने के लिए दूर दूर जाया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। मतलब पहले क्या होता था क्या नहीं, मतलब कुछ चीज़ें की जानकारियाँ भी मिलती थी। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? आज के टाइम यात्रा लोग क्यों करते हैं? ये देखें कि इस बार फिर से मानचित्र को देखो। पहाड़ियों, पर्वत, समुद्र इस उपद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्र को पार कर सके। उपद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। मतलब बाहर से उपद्वीप के लोग थे वो बाहर से आए और यहीं आके बस गए। लोगों के इस आगमन में हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीके के बारे में एक दूसरे को विचारों को अपनाते रहे हैं। पहले के लोग मतलब पत्थरों से आग जलाते थे और मतलब भोजन बनाने के नए नए तरीके ढूंढने के लिए एक दूसरे से विचार अपनाते रहे। देश के नाम अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द एटलस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों को सिंधु की हिदोस अथवा इदोस और इस नदी के पूर्व स्थित भूमि क्षेत्र को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने एक समूह के लिए किया गया था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत और आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। मतलब जो देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा, जो इंडिया और भारत नाम से प्रयोग करते थे, इंडिया को एटलस से निकला है और जो संस्कृत में सिंधु कहा जाता था इसको, और एटलस के ईरान और यूनान पता लगाओ 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु, हिदोस और इदोस और इस नदी के पूर्व स्थित भूमि क्षेत्र में इंडिया कहा गया। हिदोस और इदोस को इस नदी के जो क्षेत्र था उसको क्या गया, इंडिया कहा गया। भारत नाम का उपयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग के लिए समूह के लिए किया गया था और उसी को हमने मतलब अपने जो देश को भारत नाम डल गया। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ में लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट
शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ आहत है और से निकला है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। मतलब जो अतीत के बारे में कैसे जाने, पांडुलिपि थी पहले के टाइम पर। पांडुलिपि एक पत्ता होता था, उस पर जो भी कुछ लिखना होता था वो हम लिख सकते थे, ठीक है, वो इसी को पांडुलिपि कहा गया। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय में पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों को चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों के उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों को अपने कार्य को वितरण उत्कीर्ण करवाएं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों के अर्जित विजयों का लोका जोखा रखा करते थे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। इसके वस्तुओं का अध्ययन करने वाले पुरातत्व कहलाता है। पुरातत्व पत्थर और ईंट से बनी इमारतों का विशेष चित्रों और मूर्तियों दिया है, चित्रों का अध्ययन करते हैं। ये वे औजार, हथियार, बर्तनों, आभूषणों और सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी और कुछ धातु से बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट हो जाने वाले होते हैं। मतलब जो पुरातत्व जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने की मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल पाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों की बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत का प्राप्त होते हुए अतीत के बारे में पढ़ना और बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि वे स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अब इतिहासकार तथा पुरातत्व जासूसों की तरह हैं, जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग और सुराग के रूप में भी अतीत के जानने का प्रयास करते हैं। जो पुरातत्व होते हैं वो इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि पुराने जो प्राचीन काल में क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी, उसके बारे में जानकर आगे के लिए अध्ययन करना। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक में शीर्ष हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों जीवन, राजा और रानियों के जीवन में से एक, व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि आज हम भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे।
इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसा आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने की मदद मिलती थी, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। इसमें बताया गया है कि जो अतीत एक यानी अतीत जो शब्द है वो बहुवचन है, बहुवचन का रूप है। और जो लोग जो पुरातत्व थे वो इतिहास के बारे में जानते थे, उनको बहुत रोचक बातें मतलब पुरानी अतीत के बारे में जानकारियाँ बहुत होती थी। तो इससे उससे अभी का हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। तो तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन का तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां ईपू ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस विषय के हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो हमने इस चैप्टर में अतीत के बारे में जाना, कहाँ से लिया गया, कि भारत के बारे में भी जाना। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय।